जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिटिक्स था, जो युद्ध थे, उन सभी को पढ़ने के बाद एक और सिनेरियो आया वर्ल्ड का, जिसे कि हम बोलते हैं कोल्ड वॉर, जिसे शीत युद्ध बोला जाता है। देखिए 1945 के बाद हमारे वर्ल्ड में का जो भी सिनेरियो था, उसमें ये कंडीशन था कि जो युद्ध हुए, मींस हमने देखा कि जापान पर जो अटैक हुआ, एटम बॉम्ब अटैक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे माहौल, क्योंकि वो इतना ज्यादा अमानवीय था, इतने लाखों करोड़ों लोगों की जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें डेथ हुई, तो ये पूरे वर्ल्ड को, मतलब हर कंट्री को ये समझ आ गया कि भाई अगर इस तरह से चीजें होंगी देन दुनिया बचेगी ही नहीं, है ना। तो इन चीजों को स्टॉप किया गया, पर उस स्टॉप करने के साथ कुछ चीजें, मीन्स जो कंट्रीज थी अलग अलग, उनके बीच जो एक तरह का तनाव जो था, वो तनाव पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, और उस तनाव के कारण अलग अलग देशों के बीच जो कंट्रीज थी दो देशों में बट गई, और उन दो देशों, जो पूरा वर्ल्ड पावर था वो दो अलग अलग ग्रुप में बट गया, और उस ग्रुप के बीच लंबे समय तक एक तनाव बना रहा, जिस तनाव को कोल्ड वॉर कहा जाता है, मींस शीत युद्ध। देखिए इसका क्या था, इसमें स्पेशली दो, हम बोल सकते हैं कि दो मेजर ग्रुप थे। एक था आपका यूनाइटेड स्टेट, और एक सोवियत संघ, यूएस और सोवियत। द यूएस एंड सोवियत कॉन्फ्लिक्ट बिगिन कब, 1945 के बाद ये स्टार्ट हुआ। और क्योंकि उस टाइम पर अगर याद हो तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था नाजीवाद फासीवाद, जर्मनी का जो सीन था, जर्मनी का जो रोल रहा था पूरे के पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सबसे ज्यादा जो रहा था वो उन्हीं का रहा था। और इसीलिए क्या हुआ था कि उनके जो कई सारा ऐसा एरिया था जो कि उसके पोजीशन में था, और उस पर्टिकुलर अलग अलग, क्योंकि उसी टाइम पर उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, इन चीजों को खत्म करने के लिए हर छोटी छोटी कंट्री को ये चाहिए था कि वो अपना खुद का सोवेरेनिटी के साथ सरवाइव करें। पर क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो आर्थिक मंदी बहुत बड़ा एक वो दौर रहा, फिर उसके बाद बहुत सारे देश ऐसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पूरी तरह से खत्म हो चुके थे, उनके लिए जरूरी था कि किसी न किसी पॉलिटिकल पावर, मींस ऐसे किसी ग्रुप के साथ वो जुड़े रहें जो कि उनको सपोर्ट कर सके। और इसीलिए यहाँ पर पूरे वर्ल्ड दो अलग अलग, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर सभी का कोई ना कोई फेवरलिज्म था कि भाई यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ पर कोई किसी इस ग्रुप के साथ, ये ग्रुप इनके लिए फेवरेट है, और किसी के साथ ये ग्रुप फेवरेट है, और हम पर्टिकुलर ये वाला ग्रुप इन कुछ देशों को सपोर्ट कर रहा है और कुछ इन देशों को। और इसी स्थिति के कारण एक टाइम के बाद 1947 के बाद दो कंट्रीज के बीच में, जिसमें कि पर्टिकुलर यूएस और सोवियत संघ, सोवियत संघ के साथ कई सारे छोटे छोटे देश मिले हुए हैं, और इसीलिए उसे पूरा सोवियत संघ कहा जाता है। यूएस अपने आप में बहुत बड़ा एक कंट्री है, और जिसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि शीत युद्ध, जबकि हमने देखा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने आप में हर तरह का, मीन सेना, बहुत सारे हथियार, इवन लास्ट जो उसका अंत हुआ किस चीज से हुआ, एटम बॉम्ब, कि अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पर अटैक किया, और उसके बाद वो चीजें एंड अप हुई। उसका जो रिजल्ट आया कि कहीं न कहीं हथियारों को कम किया जाए, हथियारों के खिलाफ जो चीजें हैं कि भाई एक टाइम के बाद ये चीजें वर्स्ट हैं, मानव जाति को खत्म कर सकती हैं, इसलिए इन चीजों को स्टॉप करने के लिए कोशिशें हर तरह से की गई। जैसे हमने देखा था लीगल नेशन ऑफ लीग, यूनाइटेड नेशन, कई सारी चीजें अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जिन्होंने वर्ल्ड पीस को फोकस किया। पर अगर ऑलरेडी कुछ कंट्रीज यहाँ पर फिर एक साइकोलॉजिकल पार्ट है कि अगर हम किसी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पर कंट्रीज के लिए पावर बहुत मैटर करता है, और पावर मीन्स कैसा, यहाँ पर एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है। देखिए अगर हम इसको इस तरह से समझेंगे, बाकी आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री वाला पार्ट है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, वी नो ऑल द थिंग्स, बट सबसे खास चीज इसके पीछे अगर कोई काम करता है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी टाइम पर मैंने आपको समझाया था कि साइकोलॉजी या आपका खुद का ह्यूमन नेचर, और उस ह्यूमन नेचर के साथ जो आइडियोलॉजी डेवलप होती है,
और उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले जो लोग होते हैं वही जाकर आगे कोई इस तरह का, जैसे मान लीजिए जैसे हमने पढ़ा था फांसीवाद और नाजीवाद, क्या था उसमें भाई, नाजिज्म और फासिज्म पर्टिकुलर उनकी जो आइडियोलॉजी थी उनको उन्होंने फेवर किया और उसके लिए वो उन्होंने हर लिमिट क्रॉस किया, और हर लिमिट क्रॉस करने के साथ चाहे वो विश्व युद्ध भी क्यों ना हो वो हुआ, तो भी एक होता है ना कि पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का जो एजेंडा है उसे सेटिस्फाइड करने के लिए, उसे फुलफिल करने के लिए व्यक्ति या उस जो आइडियोलॉजी को जो लोग सपोर्ट करते हैं वो किसी भी लिमिट तक चले जाते हैं। और जब युद्ध खत्म हुए ये सारे के सारे, तब भी क्योंकि युद्ध में शामिल क्या है, देश, हम बोलते हैं ना जैसे लीगल पर्सन कौन है, अभी यहाँ पर हमने बोला कि कंट्री, अभी कंट्री को चलाने वाले कौन है, कुछ लोग, और वो कुछ लोगों की कुछ आइडियोलॉजी। इसीलिए ऐसा नहीं हुआ कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद भी ये नहीं हो पाया कि हाँ पीस, पीस कैसा है, हम बोलते हैं वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस कैसे मेंटेन होगा, क्या कैसे हो सकता है दीक्षा, कोई एक रीजन, एक कोई भी ऐसी चीज बताओ जिससे हम ये बोले कि हाँ ये वर्ल्ड पीस के लिए काम करेगा, क्या हो सकती है वो, बहुत सिंपल सी चीजें हैं ऑलरेडी। दीक्षा आवाज आ रही है बेटा? प्रफुल्ल, थोड़ा सा अटेंटिव रहिए आप लोग, ये सब्जेक्ट आई नो पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा डिफरेंट है अभी का, बट अभी आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए एंड दीज आर कॉमन थिंग्स, ऐसा भी नहीं है कि कुछ डिफरेंट है, हमें पता तो हो। देखिए वर्ल्ड पीस हम हर जगह, आप पूरे की पूरे पॉलिटिकल साइंस में कई जगह हम ये चीजों को मेंशन करेंगे, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस, देन व्हाट इज वर्ल्ड पीस और कैसे वो मेंटेन हो, कोई एक रीजन, कोई एक चीज बता सकता है मुझे कि कैसे हो सकती है? प्रफुल्ल आवाज आ रही है आपको? यस मैम। कैसे मेंटेन करें वर्ल्ड पीस? जैसे मैंने कहा शीत युद्ध है ना, शीत युद्ध अपने आप में क्या है, यहाँ पर कोई गोलाबारी नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई हथियार नहीं चलाए जा रहे हैं, बट स्टिल इट इज देयर, या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जबकि हम बात कर रहे हैं, देन अभी इसे कंट्रोल करने के लिए मैंने कहा वर्ल्ड पीस मेंटेन किए जाने के लिए हर एक कंट्री बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे, देन फिर भी वो नहीं हो पाया, देन कैसे हो सकता है, कोई एक मुझे उसका वो बताओ कि हाँ दिस, ये एक सजेशन है कि हाँ इस तरह से हो सकता है। प्रफुल्ल आवाज आई बेटा आपको? यस मैम। मैम आई डोंट नो मैम। क्यों डोंट नो, समझ नहीं आया आपको? वर्ल्ड पीस क्या होता है? विश्व शांति, ठीक है, विश्व में शांति। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा, हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस में एक हिस्ट्री वाला पार्ट पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, प्लस हमारी जो भी ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो हम बनाते हैं क्या उनके लिए, मतलब उनके ऊपर किन चीजों का इफेक्ट होता है, तो ये जरूरी है हमें पता होना कि भाई इन चीजों से पर्टिकुलर चीजें मेंटेन की जा सकती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ वर्स्ट, देन उसके 20 ईयर बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इट वाज आल्सो वर्स्ट पार्ट ऑफ द फॉर ह्यूमैनिटी, हमारी मानव के लिए, मानव सभ्यता के लिए सबसे बुरी चीजें थी। देन कई सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हुए जिन्होंने कोशिश की कि भाई विश्व शांति के लिए काम किया जाए। अब मैंने कहा कि भाई शीत युद्ध, शीत युद्ध किस चीज का पार्ट है? अगर हम इस स्टेज पे हैं कि ऑलरेडी दो विश्व के बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े संगठन कहीं ना कहीं इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि वो लोग कभी भी एक दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं, मतलब यहाँ पर ये स्थिति है, शीत युद्ध एक वो स्टेज है जहां पर ऑलरेडी आप लोगों के बीच इतना स्ट्रेस है, चाहे वो दो, मतलब यहाँ पर्टिकुलर उस टाइम के लिए नहीं, नॉर्मली भी आज अगर भारत और पाकिस्तान की स्थिति देखी जाए कि जब अगर वो लोग पूरी तरह अटेंटिव है बॉर्डर्स पे, हम इस सिचुएशन में है कि कभी भी अटैक किया जा सकता है, तो इट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर स्टेज, क्योंकि यहाँ पर आप दो कंट्रीज के बीच इस लेवल तक का तनाव है कि वो कभी भी एक दूसरे पर अटैक कर सकता है। और ये जो स्थिति रही है अमेरिका और सोवियत रूस के बीच में, ये एक लंबे समय तक रही है, जबकि उसी के जस्ट पहले हम लोगों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फेस किया था। और उसके बाद ये जो दो महाशक्तियां, जैसे कि सुपर पावर कहा जाता था उस टाइम के लिए भी, कई बार इन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक दूसरे के लिए युद्ध लड़ा है, एक दूसरे के लिए नहीं भी तो छोटे छोटे जो दूसरे ऐसे कंट्रीज थी जो कि किसी के पोजीशन में थी उनको लेने की कोशिश की, भाई यह पर्टिकुलर पार्ट, जैसे मैंने कहा
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, कई सारे ऐसे छोटे छोटे देश थे जो खुद से सरवाइव नहीं कर सकते थे, या उन कॉलोनियल सिस्टम के कारण वो कहीं ना कहीं किसी के अंडर में थे। अगर उन्हें फ्रीडम चाहिए देन डेफिनेटली उन्हें इन महाशक्तियों में से किसी एक का फेवर चाहिए था। तो यहाँ इस तरह की स्थिति के कारण हर दोनों देश ये लगे थे कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने ग्रुप को बड़ा कर सके, और यही दोनों के बीच जो एक स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस के कारण ये स्थिति रही कि कभी भी वो दोनों के बीच में युद्ध हो सकता है। देखिए इसका एक सबसे बड़ा रीजन रहा है, पहले ये क्यूबाइल मिसाइल स्टेज आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, देन उसको फिर से, ये जो क्यूबाइल मिसाइल संकट था, क्या हुआ था 1962 में 1962 में सोवियत सरकारों ने क्यूबा का जो एक महाद्वीप था, जिसमें कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट के कुछ छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे, छोटा छोटा जो एरिया था, वहां पर उन्होंने अपनी कई सारी ऐसी मिसाइलें लगा दी थी कि कभी भी ऐसा अगर होता है तो वो उन पर अटैक कर सके। और ये जो स्थिति थी इसकी बहुत ही खुफिया तरीके से चीजें की गई थी। देन एक स्टेज पे जाकर जब अमेरिका को इसके बारे में पता चला कि क्योंकि जिस कंट्री के साथ आपके ऑलरेडी तनावपूर्ण रिलेशन है, देन डेफिनेटली ये है कि आप कभी भी एक दूसरे पर अटैक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन से बचने के लिए, क्योंकि यहाँ इंटरनल खुफिया खुफिया तरीके से जब इस तरह की चीजें की गई, तो यहाँ ये डर था कि कभी भी फिर से न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है, दोनों कंट्रीज फिर बड़े युद्ध में शामिल होंगी। और उसको देखते हुए इन चीजों को संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन चीजों में फिर वर्ल्ड लेवल की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हुआ, और बड़ी मुश्किल से फाइनली सोवियत राज्य ने अपने पूरे के पूरे हथियार वापस लिए। तो यहाँ ये जो स्थिति है, जैसे कि हम बोले कि भाई शीत युद्ध क्या है, एक तरह की आइडियोलॉजी है ना। और वो आइडियोलॉजी ऐसा नहीं है कि उस पर्टिकुलर टाइम में थी, आज भी अगर ऐसा होता है तो कभी किसी तनावपूर्ण जो रिश्ते होते हैं दो देशों के बीच, वो इस स्टेज को ही शो करते हैं कि कभी भी किसी भी कंट्री के बीच कुछ भी हो सकता है। पर्टिकुलर हम उस समय के शीत युद्ध की अगर बात करते हैं तो दो तरह का जो आइडियोलॉजी था उस समय, कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। जिसे कि डेमोक्रेसी का एक तरह का बोला जाता है कि भाई डेमोक्रेसी था, पर डेमोक्रेसी में कैपिटलिज्म पूरी तरह से इन्वॉल्व था। और क्योंकि यहाँ पर कैपिटलिज्म और सामंतवादी विचारधारा, प्रफुल्ल इसको तुम हिंदी में नोट करना, पूंजीवादी और सामंतवादी विचारधारा, पूंजीवादी और सामंतवादी विचारधारा के कारण दोनों गुटों के बीच जो दो समझौते भी हुए थे, नाटो और वार्सो समझौता, जिसमें कि दो नेताओं के नाम भी यहाँ पर शामिल हैं, जॉन फॉस्टर इल्लास और स्टालिन। और इन आइडियोलॉजी में डिफरेंस होने के कारण भी अलग अलग कंट्रीज, जैसे एक सर्वहारा तानाशाही, एक शब्द यहाँ पर लिखा है, प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप आपने सुना ही है। डिक्टेटरशिप इस तरह से काम करे कि वो सभी को सपोर्ट करे, बट विद द तानाशाही मींस इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ कि जहां पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनाव है, ऑलरेडी किसी एक आइडियोलॉजी डिक्टेटरशिप को फेवर किया जाए और उसके साथ आप काम करना चाहते हैं। मतलब अगर हिटलर भी था तो हिटलर ने क्या किया, सबसे पहले लोगों को फेवर भी किया, उसके बाद जर्मनी को बहुत ही ताकतवर बनाने के पीछे एक आइडियोलॉजी रखी कि भाई जर्मनी को अगर बहुत ज्यादा पावरफुल बनना है, स्ट्रांग बनना है, तो इस तरह की आइडियोलॉजी को उन्होंने बनाया। और उसके बाद पूरे देश का सपोर्ट लेकर उन्होंने काम किया था। इसीलिए हिटलर 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 बनने के पीछे हिटलर की आइडियोलॉजी थी, और उसके साथ उन्हें लोगों का सपोर्ट भी मिला था। तो यहाँ पर इस तरह की जो चीजें थी जिसके कारण शीत युद्ध और ज्यादा बढ़ा। देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने 1945 के बाद एक डिक्लेरेशन दिया था, या एक डिफाइन किया था शीत युद्ध को। यह युद्ध निलंबित मृत्युदंड के वातावरण का युद्ध था, जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक था। जब आपके लिए ये डर है कि किसी भी समय किसी भी तरह का युद्ध किया जा सकता है, हथियारों से लैस हैं, किसी भी समय
वो स्थिति क्रिएट हो सकती है कि पूरा विश्व फिर से किसी वर्ल्ड वॉर में शामिल हो सकता है। और यही कारण रहा है कि शीत युद्ध का एक जो फियर था, एक जो टेरर था, वो बहुत लंबे समय तक रहा है। क्योंकि जो जैसे मैंने बताया 1962 से ये क्यूबिकल मिसाइल संकट इसे कहा जाता है। और ये जो कंडीशन थी, इस कारण से बहुत लंबे समय तक ये डर बना रहा कि कभी भी सोवियत रूस और सोवियत संघ और यूएसए के बीच में इस तरह की कंडीशन आ सकती है कि युद्ध हो सकता है। देखिए, द कोल्ड वॉर गिल्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ चीजें पहले आपको मैं थोड़ा सा इसमें मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के नोट्स बनाए हैं, आप लोगों को दोनों क्लास दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। देखिए, क्या रीजन रहे हैं कि यहाँ पर शीत युद्ध हुआ है, मीन्स उसके जो ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर, इसका पहले एक सिनॉप्सिस बना लीजिए सभी लोग। इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। जैसे कि यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, इन डेफिनेशंस को आप यहाँ शामिल कर सकते हैं। इसमें क्यूबाइल मिसाइल संकट, जो क्यूबाइल क्राइसिस बोला जाता है इसे, तो इससे भी आप लिखेंगे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा, ये लंबे समय तक बहुत बड़ा एक ये रहा है कि क्यूबाइल क्राइसिस जो रहे हैं, ये जो एक्टिविटीज थी सोवियत संघ की अमेरिका के अगेंस्ट, इसने जो इन दोनों के बीच का स्ट्रेस था इसे और ज्यादा बढ़ाया था। इसलिए ये जो पर्टिकुलर जो छोटा सा इंसिडेंस है, मीन्स ये छोटा सा ना होकर कोल्ड वॉर के लिए एक बहुत बड़ा एक रीजन रहा है कि लंबे समय तक जो तनाव की स्थिति थी, वह तनाव की स्थिति यहाँ खत्म नहीं हुई थी। देन आप इसमें लिखेंगे ओरिजिन या ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। अब देखिए, जो चीजें एक सबसे खास चीज यहाँ पर आप अगर देख पाए तो दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थी और परस्पर सहयोग की भावना का दिखावा कर रही थी। इस एक डेढ़ लाइन में कई सारी चीजें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने जैसे अभी मेरा जो क्वेश्चन हुआ था आप लोगों से कि भाई वर्ल्ड पीस के लिए डेफिनेटली जब कंट्रीज किसी भी कंट्री को रन करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत होती है, जिसे हम सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। अगर वह गवर्नमेंट में या उन गवर्नमेंट की या उस दल की जो कि उस टाइम पर शासन में है या सत्ता में है, उन लोगों की पॉलिसी प्लस उन लोगों का एजेंडा और उसके साथ उनकी उस पार्टी का आइडियोलॉजी बहुत मैटर करता है। अगर मैंने जैसे कहा कि वर्ल्ड पीस, ये अगर किसी पार्टी का एजेंडा है और जो ऑलरेडी शासन में है, तो डेफिनेटली ये नहीं हो सकता है कि इस तरह की सिचुएशन हो। उस पर्टिकुलर टाइम में दोनों जो पावरफुल कंट्रीज थे या ग्रुप थे, उन्होंने सिर्फ इस चीज का दिखावा किया कि वो लोग वर्ल्ड पीस चाहते हैं, पर छोटे छोटे देशों पे अटैक करना, उन्हें अपने कब्जे में ले लेना, पोजीशन ले लेना, जर्मनी का उसमें बहुत बड़ा रोल रहा। उन सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर वर्ल्ड पीस के नाम पे सिर्फ शो ऑफ हुआ, पर एक्चुअली में जो जिस तरह का एक्टिविटीज होनी चाहिए वर्ल्ड पीस को लेकर वो नहीं रही। और ये बहुत बड़ा कारण रहा कि जो छोटे छोटे देशों को इनका इन्वॉल्वमेंट से लेकर धीरे धीरे युद्ध समाप्त होने के बावजूद भी जो कोल्ड वॉर था वो कभी खत्म नहीं हो पाया। क्योंकि यहाँ पर
कई ऐसी उस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रीटीज, सीटीपीटी या न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक जो हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड पीस को लेकर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने कई तरह के इस तरह के समझौते किए जाने के लिए नई नई ट्रीटीज बनाई गई। बहुत सारे ऐसे प्रपोजल रखे गए कि अगर उन्हें फॉलो किया जाता है तो शायद इन दो देशों के बीच, इन महाशक्तियों के बीच जो शीत युद्ध है ये खत्म होगा। पर कई बार क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, कि जर्मनी को सबसे ज्यादा जो बुरा लगा था वो किस संधि के लिए लगा था दीक्षा? किस संधि के अगेंस्ट होकर जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया था, और किस संधि को उन्होंने ब्रेक किया था? ट्रीटी को। याद है किसी को? अंकिता याद है बेटा आपको? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। गुड। अब अगर कुछ पॉलिसीज बनाई गई हैं या ट्रीटीज बनाई गई हैं, उन ट्रीटीज को के ऊपर अगर आप साइन भी करते हैं और उसके बीच कोई समझौता करते हैं, पर अगर उसका पालन नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद ये मैसेज ही जाता है कि आप वर्ल्ड पीस नहीं चाहते हैं, है ना। यहाँ पर यही हुआ कि एक तरह का ट्रीटी था याल्टा को लेकर, याल्टा समझौता जिसे कहा जाता है। 1945 में ये रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच में हुआ था, जिसमें कि पोलैंड के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के शासन व्यवस्था को मान्यता देने पर सहमति हुई थी। पर युद्ध जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद यहाँ पर इस तरह का जो स्टेटमेंट था उसे खत्म कर दिया गया, और जो प्रॉपर प्रतिनिधि शासन व्यवस्था देने के लिए जो एक समझौता हुआ था उसे पूरी तरह खत्म किया गया। और उसी के कारण से ये सामने ये आया कि सोवियत संघ अपनी जो भी स्टेबिलिटी, आपके जो कमिटमेंट है उसको लेकर किसी भी तरह का स्टेबिलिटी नहीं है। और इसी कारण से सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो एक आइडियोलॉजी थी, जो वैचारिक मतभेद थे, ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। उसके पीछे एक ये रीजन रहा है कि सोवियत संघ के साथ कई सारे छोटे छोटे देश थे, कई सारे, और उन छोटे छोटे देशों के कारण, उन छोटे छोटे देशों के कारण एक ये चीज होने लगी, जैसे कि देखिए एक कुछ नाम अगर आप लिखना चाहें तो यू कैन मेंशन सोवियत रूस, यूक्रेन, बेलोरूस, कजाकिस्तान, जॉर्जिया, अल्जेरिया, लिथुआनिया, मालदीवा, लातविया, इस कई सारे छोटे छोटे देश थे और स्टेट थे जो कि यहाँ जुड़े हुए थे। और एक बार अगर आपके पास इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद की जो धारणा है या साम्राज्यवाद का जो आइडियोलॉजी है, अगर यह बहुत ज्यादा बढ़ता है, देन डेफिनेटली आप आपका साम्राज्य और बड़ा करना चाहते हैं। और सोवियत संघ साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था कि उसके साथ और जितने भी छोटे छोटे देश हैं वो अगर शामिल होना चाहे तो वो हो जाएं, जबकि अमेरिका कैपिटलिज्म को फेवर करते थे। अमेरिका का उस टाइम का जो पॉलिटिक्स था वो कैपिटलिज्म को के लिए फेवरेबल था। कैपिटलिज्म जिसमें कि हम कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है, सभी लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पूंजीवाद जिसमें सरकार का मार्केट पर या इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, आपने उसे फ्री छोड़ा है। फ्री छोड़ा है किन लोगों के लिए? ऑलरेडी जो उसे चलाने में सक्षम है। मींस बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, और गवर्नमेंट का डायरेक्ट किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं होकर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा, और इन्वेस्टमेंट करने के पीछे जो लोग होंगे वो कौन होंगे? बड़े बड़े उद्योगपति। तो यहाँ ये जो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट थे और जो दो अलग अलग आइडियोलॉजी थी, इस आइडियोलॉजी के कारण भी क्या हुआ कि जैसे कि सामंतवादी विचारधारा के पहले फ्यूडलिज्म था, फ्यूडलिज्म धीरे धीरे सोवियत संघ का जो फेडरलिज्म था वो धीरे धीरे सोशलिज्म में कन्वर्ट होने लगा। और सोशलिज्म में जब कन्वर्ट होने लगा तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, जो बड़े जो सोवियत संघ से जो जुड़े जो राज्य थे वो लोग अमेरिका के अगेंस्ट होने लगे, क्योंकि कैपिटलिज्म बड़े लोगों को, ऑलरेडी जो लोग एस्टैब्लिश हैं, जो फर्स्ट क्लास है सोसाइटी का, उसे सपोर्ट करता है। और समाजवाद किसको करता है? सोशलिज्म, कि समाज के हर तबके को। तो यहाँ पर ये जो फेडरलिज्म वाला कॉन्सेप्ट धीरे से टर्न होते होते सोशलिज्म में कन्वर्ट होने लगा, जिसे कि ये माना जाने लगा कि भाई दो जो महापावर हैं, जो मेन सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, इनमें ज्यादा सपोर्टिंग
आम लोगों के लिए, मींस जो साम्राज्यवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है सोवियत रूस का, उसमें समाजवाद को फेवर करने वाला कौन सा रहेगा? ज्यादातर लोगों को जो फेवरेबल होगा डेफिनेटली वो सोशलिज्म रहा। और सोशलिज्म को ज्यादा जस्टिस ये माना जाने लगा कि लोगों के साथ जस्टिस अगर हो सकता है तो वो सोशलिज्म से हो सकता है, न कि पूंजीवाद से। और यही रीजन रहा है कि धीरे धीरे दो अलग अलग, इन दोनों जो सुपर पावर से इसका अलग अलग लोग बंटने लगे कि हाँ, जो एक शीत युद्ध वाला जो रीजन रहा है, ये दो अलग अलग आइडियोलॉजी का जो को फेवर करने वाला जो चीजें रही वो भी रहा। और इसी के साथ, क्योंकि देखिए जब लोगों का आपको सपोर्ट है, आपके आइडियोलॉजी को विश्व स्तर पर अगर उसके प्रशंसा होती है, देन डेफिनेटली लोग आपको ज्यादा फेवरेबल होने लगेंगे। और यही रीजन रहा था कि धीरे धीरे सोवियत संघ क्या हुआ, सोवियत यूनाइट धीरे धीरे अपने आप और ज्यादा स्ट्रांग होने लगा। फिर ईरान पर सोवियत का हस्तक्षेप, टर्की सोवियत हस्तक्षेप, यूनान में साम्यवादी प्रसार और कुछ तुष्टिकरण की नीति, जिसे कि आप किसी और में कभी किसी दो देशों के बीच उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियां जो थी, जैसे जापान, जर्मनी, इटली, इनके विरुद्ध जब आक्रमण हुए थे, तो यहाँ पर क्या किया कि मित्र राष्ट्रों को आपने जानबूझकर सहायता नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ईगो सेटिस्फाइड करना और एक ये मान लेना कि हम किसी में भी इन्वॉल्व नहीं है, इन चीजों के कारण भी एक तरह का अविश्वास आया। फिर अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम, मतलब यहाँ आप ये देखकर ये समझ सकते हैं कि जो दो देश थे, अमेरिका और सोवियत रूस, इन दोनों के बीच का जो स्ट्रगल था, यह स्ट्रगल पूरे विश्व को कहीं ना कहीं अफेक्टेड कर रहा था। क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम न्यूक्लियर बॉम्ब आ चुके थे, और 1945 में जो अटैक हुआ था, उसके बाद से जो डर था, उस डर ने ऑलरेडी इतनी ज्यादा असुरक्षा वाली भावना रख के रखी थी कि कभी भी गुप्त तरीके से भी जब अमेरिका ने जो अपने एटम बम है, इन्हें पूरी तरह से जब अमेरिका ने जापान पर गिराए थे, तो उसके बाद कई दूसरे देशों के मन में इस तरह का डर था कि कभी भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और इवन हर पश्चिमी राष्ट्र जो भी थे, वो जो एक्ट था अमेरिका का, वो एक तरह से उसके लिए अपने आप में कई ऐसे देश थे जो एक वर्ल्ड पीस के जो स्टेप है उसके अगेंस्ट ये जो बहुत बड़ा स्टेप था, जिसके कारण एक लोगों की एक होता है ना कि पर्टिकुलर उस स्टेट के लिए यहाँ पूरी तरह से ये हो गया कि भाई अमेरिका कभी भी, मींस अमेरिका एक डिक्टेटरशिप वाले उसमें चला गया है और कभी भी वो किसी भी तरह से किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसी के कारण से दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत बड़ी तरह एक तरह का प्रचार शुरू किया कि पर्टिकुलर ये कंट्री इस तरह का है। जैसे अमेरिका के लिए निगेटिव पॉइंट्स, उसका ऑलरेडी एटम बम का जो उसने अटैक किया था वो था, फिर पूंजीवादी जो विचारधारा थी वो थी। तो ऐसी कई सारी चीजों के कारण ऑलरेडी अमेरिका के अगेंस्ट कई सारी चीजें हो रही थी। फिर फांसीवादी ताकतों का अमेरिका का सहयोग, एक इटली का जो कॉन्सेप्ट था फासिज्म, उसे भी अमेरिका का सपोर्ट मिला, और जिस कारण से दोनों देशों के बीच किसी तरह के तनाव बढ़ने लगे। फिर बर्लिन विवाद हुआ और सोवियत संघ और वीटो का पावर बार बार जो सोवियत संघ द्वारा वीटो पावर का बार बार प्रयोग किया गया, जिससे कि ऑलरेडी बैन किया गया था, पर फिर भी इस तरह की चीजों और इस तरह की जो एक्टिविटीज थी, उन्हें किसी ने भी उस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं किया। और ये बहुत बड़ा रीजन रहा है कि शीत युद्ध के लिए ये जो एक बेस था जिसके कारण से शुरू होने लगा। देखिए उसके बाद कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीजन भी हैं। ये सारी की सारी चीजें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जितना भी हमने देखा है कि भाई क्या ओरिजिन क्यों रहा है, तो यहाँ ओरिजिन के टाइम पर जो ओरिजिन है वही एक तरह से हम देख सकते हैं कि ये रीजन भी रहे हैं कोल्ड वॉर के, जिसमें स्पेसिफिक आप कुछ आइडियोलॉजी को मेंशन कर सकते हैं।
इसमें आपने सिनॉप्सिस कहाँ तक लिखे हैं, ओरिजिन तक लिखे हैं। उसी के बाद नेक्स्ट लिखिए रीजन फॉर ऑफ कोल्ड वॉर, उसमें आप कुछ पॉइंट्स मेंशन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत सारा डिटेल से इतना आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। एक स्टोरी जैसा एटलीस्ट आपको पता हो, कुछ छोटे छोटे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि आपको के नॉलेज में हो कि हाँ ओवरऑल ये चीजें रही हैं जिस कारण से ये कहा जाता है कि सोवियत रूस और सोवियत संघ और यूनाइटेड स्टेट के बीच में लंबे समय तक कोल्ड वॉर का सिचुएशन रहा है। जैसे उसमें स्पेसिफिक हम रीजन क्या लिख सकते हैं, दो पावरफुल जो गुट थे वो अलग अलग डिवाइड हो गए, फिर जिसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियर अटैक जो हुआ था उसके बाद ये स्थिति लगातार बनी रही कि कभी भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और एक सबसे मेन चीज आइडियोलॉजी, इसे 4-6 पॉइंट भी आप लिख लेंगे तो भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। आइडियोलॉजी में स्पेसिफिक फेडरलिज्म, कैपिटलिज्म और अपनी सुविधाओं के अनुसार मींस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अनुसार, जैसे कि अपने फेवर में लेने के लिए उस फेडरलिज्म को धीरे धीरे सोशलिज्म में कन्वर्ट किया जाने लगा, किसके द्वारा, सोवियत संघ ने। तो इस तरह जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सिचुएशन था, जो एक सेटिस्फैक्टरी पार्ट नहीं रहा था अमेरिका के लिए, वो स्पेसिफिक उसका आइडियोलॉजी था। और सेम चीज आइडियोलॉजी में आप 2-3 तरह से इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये बहुत बड़ा रीजन है, जैसे मैंने भी जितना भी हम लोगों के सामने ये मैटर है, इसमें हमारे लिए हमें एक जो चीज समझ में आती है ना कि हमारा जो चीज हमें काम करने के लिए आगे बढ़ाती है, उसमें आपका क्या होता है, आपका वो सोच होता है ना, कि हम किस डायरेक्शन में हमें जाना है। तो अगर आपके दिमाग में वो चीजें फिट है देन डेफिनेटली हम उसी चीज में आगे जाएंगे। अगर कंट्रीज ने डिसाइड कर लिया है कि हमें हमारा जो देश है या जो साम्राज्यवाद वाला जो कॉन्सेप्ट है इसे और ज्यादा वाइड करना है, बढ़ाना है, तो क्या होगा, आप उस आइडियोलॉजी के साथ काम करेंगे। कैपिटलिज्म और एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली देश बनने की चाह में अगर व्यक्ति अगर उसकी वहां की सरकार काम करेगी तो डेफिनेटली वो उस स्टेज पर चले जाएंगे कि आप फिर उस स्टेज पर हैं कि आप उसके लिए कुछ भी करेंगे। और यही रीजन रहे हैं कि यहाँ ये जो दोनों शक्तियां थी, इनकी जो आइडियोलॉजी थी, उस आइडियोलॉजी को ही उस आइडियोलॉजी ने जिस तरह से इन्हें पुश किया और उसी तरह से एक इस स्टेज पर आ गए कि कभी भी हम लोग एक दूसरे पर अटैक करें तो करें, पर हाँ हम अपनी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि जिसमें जैसे कि पूंजीवादी का को किसने फेवर किया, अमेरिका ने। इसी तरह समाजवाद को किसने किया, सोवियत संघ ने। साथ ही साथ साम्राज्यवाद को, क्योंकि सोवियत संघ के साथ ऑलरेडी बहुत सारे देश थे, पर फिर भी उन्हें लगता था कि नहीं, कुछ और जितने हो सकते हैं वो उनके उस साम्राज्य को बढ़ा ले। और ये बहुत बड़ा रीजन था। फिर अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिकल, इंटरनेशनल पॉलिटिकल जो था वो भी दो गुटों में शामिल हो गया। अगर ऑलरेडी जो विश्व युद्ध हमने झेला उसके बाद, क्योंकि कुछ छोटे छोटे कंट्रीज के लिए था कि नहीं, कहीं न कहीं कोई सपोर्टिंग पार्ट हो, कोई सपोर्ट सिस्टम हो, और इसी तरह का जो राजनीति चल रहा था उस सपोर्ट सिस्टम के कारण कहीं भी ये नहीं हो सका कि हाँ ये पर्टिकुलर इस कंट्री से हमें फेवर मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी दो चीजों में डिवाइडेड थी। देन एक तरह का कन्फ्लिक्ट था कहीं न कहीं। और ये बहुत बड़ा रीजन रहा कि संयुक्त राज्य संघ का शक्तिहीन हो जाना। जैसे मैंने कहा उस टाइम पर कई सारी ट्रीटीज बनाई जा रही थी, कई सारे इस तरह से काम किए जा रहे थे कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया जाए, अलग अलग इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, पर इस तरह की चीजें नहीं हो पाई। इसीलिए कहा जाता है कि उस टाइम पर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पावर था वो इतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, इसके सिनॉप्सिस आप लोग बना लीजिएगा और इसके नोट्स में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए।